अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने में हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके के ग्राफ्स आ रहे होते हैं, लेकिन होती है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, ईजी सी होती है। इसमें हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल Z। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो हमारे पास जो म्यू होता है वो होता है मीन। x हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं होता, हमारे पास एक वैल्यू दी हुई होगी जिस पे आपको बोला होगा कि इस वैल्यू पे आप x की इस वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। और सिग्मा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें गिवन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। बेसिकली म्यू हमारे पास मीन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक सवाल दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, म्यू हमारे पास कितना है 30 और उन्होंने सिग्मा की वैल्यू भी दे दी 6। अब हमें बोला हुआ है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी जब x लेस देन इक्वल टू है 22 के। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को करना क्या पड़ता है, ये जो x है इसको हम लोग ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में नहीं है, इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें रख दें। ये x लेस देन है ना, तो 22 ही रखा जाएगा। जो भी लिखा हुआ ना, लेस देन 22, ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन 14, कुछ भी लिखा हुआ आपने लिखनी वही वैल्यू होती है। तो लेस देन 22 है तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 22 माइनस म्यू हमारे पास 30 था, सिग्मा की जगह 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.33। अब अगर हम लोग x की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 22 किसके बराबर है, z स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये x की प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, अब हम लोग z में जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो x की प्रोबेबिलिटी लेस देन 22 किसके बराबर है, z की प्रोबेबिलिटी लेस देन -1.33 यहाँ पर। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, अब हम लोगों को बस टेबल में देखना है कि इस वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी क्या है। अब टेबल आप लोगों को एग्जाम में गिवन होता है, बुक में भी गिवन है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या होता है, मैं ग्राफ आपको समझा देता हूँ। अब इसीलिए ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनता है, ये वाला पूरा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, होती है 1 के बराबर, और z मिडिल में होता है 0। तो हमें कहाँ तक निकालनी है प्रोबेबिलिटी, लेस देन -1.33। तो -1.33 अंदाजे से आप इधर लगा लेंगे कि -1.33 इधर आ रहा है, और हम लोग को प्रोबेबिलिटी लेस देन मतलब पीछे की, यहाँ से छोटे छोटे वैल्यूज़ की फाइंड करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी z -1.33 आप लोग टेबल से देख सकते हैं। तो टेबल पे हमारे पास लेस देन -1.33 की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.0918। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल हो जाता है ख़त्म। यही हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होगा, 0.0918। ये हमारे पास एरिया आ गया। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, z लेस देन -1.33 और x लेस देन 22। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना होता है ताकि हम लोग जो है टेबल में से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अगर आप x 22 होता तो टेबल में 22 होता ही नहीं है, तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं z की फॉर्म में। तो z की फॉर्म में जाने के बाद आपकी जो टेबल में वैल्यू है वो 0.0918। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये पार्ट ए सॉल्व हुआ है। अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें वही हैं। द नॉर्मल कर्व एरिया टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 17, मतलब टू द राइट फाइंड करना है, मतलब राइट हैंड साइड पे। अब ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और x की वैल्यू क्या है 17, बाकी सब वही है। x की जगह क्या लिख दिया 17, बाकी म्यू 36, आंसर क्या आया -2.16। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 17, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन -2.16। अब हमारे पास ग्रेटर देन -2.16 पे जो टेबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी वो 0.0154 थी, लेकिन ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व नहीं होगा क्योंकि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ से,
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन की फाइंड करनी थी ना। तो ग्रेटर देन तो ये वाली होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब बाहर की बड़ी, इससे आगे की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर मैं 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इधर भी मैंने यही करा। हम लोग कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, जब x ग्रेटर देन है 17। तो मैंने 1 में से वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करा दी जो लेस देन -2.16 थी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये आई थी ना 0.0154, तो मैंने ये माइनस करा दी। तो जो भी हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास ग्रेटर देन 17 की होगी प्रोबेबिलिटी। आई होप ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट बी भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या कह रहे हैं, द नॉर्मल कर्व बिटवीन x 32 एंड 41। मतलब x 32 और 41 के दरमियान का जो कर्व है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। मतलब ऐसे जैसे यहाँ पर x 32 है और यहाँ पर x 41 है, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है और ये जो वैल्यूज़ होती है ये z का ग्राफ होता है। तो बेसिकली z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा ताकि टेबल में से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करें। तो एक हमारे पास 32 है x और एक 41 है, तो z41 और z32 लिख दिया। 41 में 41 की वैल्यू, 32 में 32 की वैल्यू, 0.33 1.83। अब x क्या है, 32 से लेकर 41 तक की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखें जो 1.83 और 0.33 कब आया आंसर, जब x 32 था, और 1.83 कब आया, जब x 41 था। तो पहले तो ये ग्राफ में ना पुट कर लें वैल्यूज ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो 0.33 कहाँ आएगा, z इधर 0 है तो 0.33 इधर आ जाएगा, अंदाजे से ही लगाना होता है, 0.33 इधर आ गया। और z41 कहाँ आएगा, 1.83 इधर लगा दिया। अब सवाल में उसने क्या बोला था, द नॉर्मल कर्व बिटवीन x 32 एंड 41। मतलब 32 और 41 के बीच की प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी 32 और 41 के बीच की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी होती है क्या, 1। अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ ये वाली, अगर इसमें से मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा ना। तो हमारे पास 1.83 वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस करा देंगे 0.33 वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आप टेबल में से देख सकते हैं, फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी आप टेबल में से देख सकते हैं, माइनस करा देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला आंसर। ये वाली प्रोबेबिलिटी से ये वाली प्रोबेबिलिटी आप माइनस करा दें तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा 32 से 41 तक का। फिर पार्ट डी में हमारे पास क्या बोला हुआ है, पार्ट डी हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर हमारे पास उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास फाइंड एरिया दैट हैज़ 80% एरिया टू द लेफ्ट। मतलब हमारे पास ग्राफ में 80% एरिया हमारे पास कवर हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80%। पहले तो आप इसको क्या करना है, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो 80% डेसिमल में कितना आएगा, 0.8, और 80% अंदाजे से मैंने इधर बना दिया। ये हमारे पास 80% है, ये हमारे पास कवर हो रहा है। तो z में हमारे पास 0.8। अब हम लोग को टेबल में देखना पड़ेगा कि भाई 0.8 से सबसे करीब करीब वैल्यू कब आ रही है। z हमारे पास कब ऐसा है कि हमारे पास 0.8 से करीब करीब वैल्यू दे रहा है। अब टेबल में ये वैल्यूज़ 0.8 से सबसे करीब करीब थी, तो इस वैल्यू पे मैंने देखा कि z की क्या वैल्यू है। तो z की वैल्यू है 0.84। अब लेस देन था, लेफ्ट था, तो मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, z = x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। z की जगह मैंने z की वैल्यू डाल दी, x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिग्मा हमारे पास इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। तो x हमारे पास क्या आ गया, 35.04। और अब हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं,
2 values of x that contain the middle 75% द नॉर्मल कर्व एरिया। अब बोले x की ऐसी 2 वैल्यू जो मिडिल का 75% जो है एरिया कवर कर रही हैं। ये वाला एरिया मिडिल 75% मतलब बीच का 75%। अब इधर अगर 75% टोटल एरिया है तो बाकी कितना बचा 25%। तो 25% का आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। इधर 12.5% आ गया, इधर 12.5% आ गया। अब 12.5% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.125 आएगा। ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा 0.125 से करीब करीब वैल्यू हमारे पास टेबल में कौन सी है। तो 0.125 से करीब करीब वैल्यू टेबल में ये थी। तो ये वैल्यू z की कौन सी वैल्यू पे आ रही थी ये देखना पड़ेगा। माइनस के 1.15 पर आ रही थी और लेस देन क्यों लगाया क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया -1.15। तो z की वैल्यू आ गई। अब हम लोग x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.1। अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ तक वैल्यू क्या आ रही थी 12.5 मतलब 0.125। 75 को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या यहाँ पर 0.125 नहीं होगा क्योंकि ये पूरा प्लस होगा ना, ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला एरिया भी आएगा। यहाँ पर तो स्टार्टिंग था तो इसलिए हमने 12.5 भी कन्वर्ट ले लिया था। अब इसमें हमें 0.125 में यहाँ तक जाने के लिए ये भी प्लस कराना पड़ेगा और ये भी प्लस कराना पड़ेगा। तो 0.125 प्लस 0.75 इज इक्वल्स टू 0.875। अब हमें देखना है कि टेबल में 0.875 से करीब करीब वैल्यू कौन सी है। तो 0.875 से सबसे करीब वैल्यू जो आ रही थी वो यही आ रही थी और ये वैल्यू z की कौन सी वैल्यू पे आ रही थी 1.15 पर। तो हमने x2 की वैल्यू कैसे निकाल ली, z की जगह 1.15 रखा, x की जगह हम लोग x निकालेंगे, म्यू की जगह वही 36 सिग्मा आ गया, हमारे पास x2 की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 दोनों की वैल्यूज़ आ गई। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो टेबल आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट पे, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी टेबल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी लगा दूँ। बाकी यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।